बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाबक टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए ईमान वालो, जब तुम्हें कहा जाए कि आने वालों के लिए जगह कुशादा कर दो मजलिस में, तो कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी फरमाएगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हुआ करो। अल्लाह ताला उनके जो तुम में से ईमान ले आए और जिनको इल्म दिया गया दर्जात बुलंद फरमा देगा। और अल्लाह ताला जो तुम करते हो इससे खूब आगाह है। सूरा अल मजादला की आयत नंबर 11 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक है, 3 रबीउल अव्वल 1433 हिजरी, 27 जनवरी सन 2012 है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मुझे भी आपको हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज के मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। मोहतरम सईद आसी साहब, डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाए वक्त, आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम, ठीक है। आपकी इजाज़त से हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। और आज की नाज़रीन लीड स्टोरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान है, जो कहते हैं कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन की ज़रूरत है, ना फौजी बगावत का ख़तरा। गिलानी रियासत के अंदर रियासत वाली बात इबहाम के बायस की थी। मेमो केस में इबहाम पैदा करने वाले को बरतरफ कर दिया। हुकूमत का तमाम मामलात पर कंट्रोल है। तौहीन अदालत केस में सजा देना या ना देना अदलिया के हाथ में है। सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे। अमरीका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। भारत से ताल्लुकात इंतहाई उम्दा हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 14 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। फंड बनाया जाए। आज़रबाईजान से तिजारत में इजाफे की ज़रूरत है। स्विस बाशिंदों को बाजियाब कराएंगे। डिवोर्स में खिताब। आज़रबाईजान स्विस सदूर से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि गैर मुल्की दौरे पर हैं, और बयान उन्होंने वहाँ पर जाकर दिया है कि कबल वक्त इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, फौजी बगावत का भी किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। क्या तमाम ख़तरात टल चुके हैं और अब हुकूमत जो है वो महफूज है? देखिए शाह साहब, ये ऐसा रवैया पहली बार तो इन्होंने इख्तियार नहीं किया। जब बैरून मुल्क बैठे हैं डेवोस कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस भी एक किस्म की बोन कॉन्फ्रेंस जैसी है जिसका इन्होंने बाइकाट किया था, एक यानी कि अपना तशख़्ख़ुस साबित करवाने के लिए। और उस वक्त ज़रूरत भी थी, ज़ाहिर है। जिस तरह सलाला चेक पोस्टों पे अटैक हुए थे नेटो फोर्सेस के, तो जो स्टैंड लिया था, तो उस पस मंज़र में जब बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट हुआ तो कौम को एक होप नज़र आई थी कि वाकई अब ये अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये डेवोस कॉन्फ्रेंस, ये बज़ाहिर तो ज़ाहिर है इक़्तिसादी मामलात, वो एक इक़्तिसादी फोरम है आलमी, तो उसकी है ये नशिस्त है। लेकिन उसमें सारे अमेरिका और उसके इत्तेहादी जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सारे इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो अब वहाँ ये तासर दे रहे हैं वहाँ बैठ के कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरी कुर्सी मजबूत है। ये पाकिस्तान में भी अपने मुल्क में बैठकर भी कई बार ऐसी ये बातें कर चुके हैं। और पाकिस्तान में तो उन्होंने ये बयान दिया था कि कुर्सी सिर्फ अल्लाह ताला की मजबूत है। वो नहीं, और इसमें भी कोई शक नहीं, नहीं, वो तो ठीक है। ये बयान तो बाद में दिया, पहले बयान दिया था कि मैं तो बैठा हूँ, मुझे यानी कि ये तासर दे रहे थे कि मुझे कोई हिला के दिखाए, जैसा भुट्टो साहब ने कहा था कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। तो इसमें देखिए पैंतरे बदलने, ये मेरा ख्याल इनकी एक आदत सानिया है। यानी कि ये वाहिद दौरे हुकूमत है जिसमें जमहूरियत को जहाँ से ख़तरा लाहक होना चाहिए था वहाँ से ख़तरा नहीं है, महफूज है जमहूरियत। इसके बावजूद ये स्टेबल नहीं हो पाए हुक्मरान हमारे, अपने करतूतों की वजह से। ज़ाहिर इनके अपने मामलात ऐसे थे, गवर्नेंस ऐसी इन्होंने रखी कि पल पल पे इन्हें इक़्तिदार को ख़तरा, यानी कि ख़तरा लपकता रहा है इनके इक़्तिदार की तरफ। तो उसमें अब देखिए सबसे पहले यानी कि जजेस का इशू एक आया था शुरू में, जब जजेस को अपॉइंटमेंट का मामला था, तो इन्होंने थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की, यानी कि मद्दे मुकाबल लाने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब आंखें दिखाई तो ये चल के वहाँ चले गए। यानी उस वक्त जब ख़तरा इन्हें नजर आया, उस वक्त बयान ऐसा था कि हमारा अल्लाह हाफ़िज़ है या जो भी है। तो फिर अगले दिन चल के चीफ साहब के पास, और जब चीफ साहब के पास मुलाकात हो गई उसके बाद फिर ऐसा ही बयान कि हमें कोई ख़तरा नहीं। ऐसे कई मामलात आ चुके हैं। जब नो कॉन्फिडेंस की नौबत आ गई थी, जब MQM निकली हुकूमती इतिहाद से और फजलुर रहमान साहब भी निकले, तो उस वक्त तो ये गिरने के करीब थे और उस वक्त इनकी दीदनी थी कैफियत। लेकिन जब MQM वापस आई तो फिर ये अपने पाँव पे खड़े हो गए। इसी तरह अब ये मामला है ये मेमो इशू पे जितनी अग्रेसिव सियासत हुई है
उसमें मेरा ख्याल है मुल्की और कौमी मुफादात जो है उनको सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो हुकूमत का इस वक्त जो स्टैंड, आप ये जो कह रहे हैं कि मुझे कोई ख़तरा नहीं और कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं होंगे, ना फौजी बगावत होगी, बात यह है कि ठीक है आपकी यानी कि यू टर्न की रोशनी में आपने ज़ाहिर है उसमें सीधी सीधी मुआज़त ही की ना कि वो गलत फहमी का नतीजा था जो बयान दिया था मैंने, बिल्कुल सही। तो उसकी रोशनी में अब ये शायद इन्हें महसूस हो रहा है, कोई कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि अब हम यानी महफूज हो गए हैं उधर से, मतलब सेनेट इलेक्शन भी उन्हें नजर आ रहे हैं, फिर ये कि सेनेट इलेक्शन में बढ़तरी भी नजर आ रही है, फिर ये कि मुद्दत पूरी होती भी नजर आ रही है, जो कि आर्मी चीफ यकीन दहानी करवा चुके हैं कि किसी किस्म की मुदाखलत का वो इरादा नहीं रखते। असल बात ये है कि क्या पैचअप उन इश्यूज पर भी हुआ है जो कौमी सलामती से मुतल्लक है, जो मेमो के हवाले से इस वक्त पूरी कौम के सामने है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान को रगेदने की कोशिश की उस स्कैंडल में, क्या अफवाज पाकिस्तान ने उस पर भी मुफाहमत कर दी? मेरा नहीं ख्याल कि अफवाज पाकिस्तान ने इस पे मुफाहमत की होगी, ये इनकी खुशफहमी है। उसने मेरा ख्याल है मंतकी अंजाम तक पहुंचना ही पहुंचना है, और अगर उसमें हुक्मरानों का कोई कसूर निकला तो ये सजावार होने से नहीं बच सकेंगे। इनकी खुशफहमियाँ धरी की धरी ज़ाहिर है समात भी होनी, सब कुछ होना है। अभी तो वो चीफ मिनिस्टर ने तो खैर कह दिया, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तो मंसूर एजाज को कह दिया है ना कि आप लाहौर आ जाएं तो यहाँ आपकी अराइवल से वापसी तक हम जो जमानत लेने को तैयार हैं, तो मे भी कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए वो आ भी जाए। तो मेरा ख्याल है ये दूध का दूध और पानी का पानी होने में अब कोई कसर कोई देर रह नहीं गई। अब हम बात करेंगे कराची की, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का बयान भी है। नाज़रीन, कराची के हालात एक बार फिर ख़राब होना शुरू हुए हैं, टारगेट किलिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं, और कराची में हलाकतों पर वकला की मुल्कगीर हड़ताल, मुजाहरे और धरने हुकूमती इदारों को जिम्मेदारियों से आगाह करना इख्तियारात से तजावुज़ है, तो ऐसा करते रहेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। जब हुकूमती इदारे गैर फ़ाल हों तो फिर अदलिया फ़ाल होती है। सिंध हाई कोर्ट बार के ताज़ियती इजलास से खिताब, वकला के कातिल ना पकड़े तो आइंदा लाअमल का ऐलान करेंगे। यासीन आज़ाद मकतूल सुपुर्द खाक, मुश्तल अफराद का हंगामा, कई इलाकों में दुकानें बाजार बंद रहे। कराची में सैकड़ों वकला ने धरना दिया, गैर मुय्यना मुद्दत तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर में भी अदालती अमूर ठप, शेखुपुरा गुजरांवाला में भी एहतजाज किया गया। वकला की टारगेट किलिंग, और उससे पहले हमने देखा कि कराची में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, सही साहब, एक बार फिर इस नए साल के आगाज पर ही पहला महीना है और टारगेट किलिंग का दोबारा से आगाज हो जाना, कराची के हालात और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस नोटिस जो लिया था, फिर उसका फैसला आया, उसके बाद किस तरह से देखते हैं आप कराची के हालात को? जी, हालात तो बहुत, अल्लाह ना करे कि कोई इससे भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल पैदा हो। असल में देखिए ये 2 महीने जो है ना हमारे लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक मुहर्रम का महीना और एक रबीउल अव्वल। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसमें ये सेक्टेरियनिज्म जो है इसको उभारने की कोशिश की जाती है। ज़ाहिर इसमें में भी हमारे जो उभारने की कोशिश की जाती है, इसका मतलब है कि कोई गैर मुल्की हाथ इसमें मुलव्वस है। मैं वही बात करना चाहता हूँ कि मैं भी इसमें कोई फ़िरकाबाजी का, तफरकाबाजी का मामला हो भी, लेकिन इस कमज़ोरी से जो हमारी सलामती की दरपे है, जो हमारे दुश्मन, वो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और उनकी साजिशों के नतीजा में ही मैं नहीं समझता कोई कलमा गो मुसलमान अपने तौर पे, अपने अकीदे के तौर पे किसी दूसरे मुसलमान का खून बहाने का रवादार होगा। बेशक इसमें ज़ाहिर छोटे मोटे जो फ़रोई इख्तलाफात हैं, ये तो यानी कि ख़ुद हमारे उलमाए दीन जो है मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के, वो भी मुत्तफ़िक़ हैं इस पे। एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी है जिसमें एक चार्टर भी इन्होंने तैयार किया हुआ है, और ये ख़ुद कहते हैं सारे उलमा के हमारा 95% जो मामलात है उस पर इत्तेफाक है, सिर्फ 5% छोटे मोटे फ़रोई इख्तलाफात हैं, उन पर भी अगर मिल बैठा जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये इत्तेहाद व यकजहती ये तो चाहते हैं, लेकिन जो कुव्वतें इस मुल्क को मुंतशिर करने के दरपे हैं, इसकी सलामती के दरपे, वो नहीं चाहती कि यहाँ इत्तेहाद व यकजहती, और वो मौके ढूंढते, चाहे मुहर्रम अल हराम का हो मौका या फिर रबीउल अव्वल का। ये भी जो वाक़यात अफसोसनाक हुए हैं कराची में जो शुरू हुआ है, ये भी उसी सिलसिला की कड़ी है, और इसके पीछे भी यकीनन बैरूनी कुव्वतों का हाथ होगा। इसमें ज़ाहिर है अब जो कंसर्न शो किया है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, वो अपनी जगह बहुत ठीक है, और अगर इस मौके पे
उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये इख्तियारात से तजावुज़ है तो ऐसा करते हैं, अगरचे ये चीफ जस्टिस के शायान शान नहीं लगता, ये एक किस्म का सियासी बयान है, लेकिन हालात की मुनासबत से मेरा ख्याल है ऐसा बयान देने में कोई मज़ायका नहीं कि जो लोग, जो कुव्वतें दरपे हैं, जो चाहती हैं यानी हमारी सफ़ों में दरारें पैदा करना, कम से कम उनको एक मैसेज तो जाए कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अदलिया जो है वो मजबूत और कायम है और वो आपकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देगी। अब देखिए चर्चिल जब जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम थी, तो जब बरतानिया पे वो मुखालिफ फौजों ने चढ़ाई की तो किसी ने चर्चिल को कहा कि अब क्या करेंगे आप, ये तो हमारे सर पे आ गए। तो चर्चिल ने उससे पूछा कि क्या हमारी अदलिया आज़ाद है, मौजूद है? उसने कहा बिल्कुल मौजूद। तो उसने कहा कि फिर हमें कोई ख़तरा नहीं। इसलिए अदलिया की आज़ादी और मजबूती की वजह से हम भी अपने आप को आज़ाद, मजबूत और मुस्तहकम। साहब हमारी अदलिया तो बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई, फैसला भी आया, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की कि फलाफला शख्स की जिम्मेदारी, फलाफला इदारे की जिम्मेदारी अमन अमान कायम करना। आप समझते हैं कि उस पर अमल दरामद हो रहा है कराची में अमन अमान के सिलसिले में? अब देखिए मेरा ख्याल है जब टारगेट किलिंग, जब चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था वो 4-5 महीने पहले की बात है ना जी। तो उसके बाद अब तक तो कुछ अमन सुकून रहा है ना, वो चीफ जस्टिस के उस नोटिस लेने की वजह से ही था ना। एक यानी कि एक फिजा ऐसी बन गई थी जिसमें यानी कि टारगेट किलर्स जो है उनके पकड़े जाने की नौबत भी आई। आप यानी मीडिया तो इसका गवाह है ना, मीडिया के सामने पेश होते रहे। किसी टारगेट किलर को सजा मिलने की खबर आज तक मीडिया में सजा मिलने की खबर, ये कोई मुसलहत हो सकती है या जो भी मामला है, लेकिन बहरहाल इसमें अदलिया का जो है पॉजिटिव किरदार है, वो तो उसकी वजह से ही यानी कि अगर हालात संभले हैं तो उस अदलिया की एक्टिव फ़ालियत की वजह से ही हालात संभले। और हमें अब भी उम्मीद करनी चाहिए, जिस तरह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है, इस नहज पर ही अदलिया अपनी अमलदारी, इंसाफ की अमलदारी के जो तकाज़े वो निभाती रहेगी। तो इंशाल्लाह जो भी इस हमारी सोसाइटी में कबाते हैं वो इंशाल्लाह दूर हो। बिल्कुल सही। और हमारे हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए का पैगाम भी ऐसा साहब कि एक हो मुस्लिम हरम की पास पानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। और नाज़रीन, हमें उन अपने दुश्मनों को भी डिटेक्ट करना है, उन पर नज़र रखनी है जो कि फ़िरका वाराना फसादात फैलाने की साजिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भारत है। उसके हवाले से खबर है कि भारतीय यौम जमहूरिया पर एटमी मिसाइलों और असलहे की नुमाइश, कश्मीरियों का यौम स्याह, काबिज फौज का वहशियाना तशद्दुद, 20 जख्मी और गिरफ्तार। मकबूजा वादी में हड़ताल और मुजाहिरे, कर्फ्यू नाफिज रहा, भारत के साथ नहीं रहना चाहते सैयद अली गिलानी। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में याददाश्तें पेश। भारत में रेड अलर्ट, मरकजी तकरीब में अफगान बच्चों की खुसूसी शिरकत। और सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के हवाले से भी खबर है कि वहाँ पर भारत ने दहशत गर्दी की। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेज की बिला इख्तियार फायरिंग से पाकिस्तानी शहरी शहीद। 8 साला नासिर बजवा सेक्टर के गाँव में दरबार पर गया था। अखनौर सेक्टर में मुबैना दरअंदाज को जांबा करने का भारतीय दावा। और दूसरी जानिब अब सदर ममलिकत का जो भारत को पैगाम गया है वो क्या है कि यौम जमहूरियत पर मुबारकबाद, भारत से दोस्ताना ताल्लुकात और बाहमी ताउन के लिए कोशा रहेंगे। जरदारी का भारतीय सदर को खत। भारतीय अवाम की तरक्की और खुशहाली के ख्वाहिशमंद है, मुझे एतमाद है, दोनों मुल्क दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। और फिर नाज़रीन, आज के नए वक्त में एक तस्वीर भी छपी है। एक तरफ तो भारत कश्मीरी मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम कर रहा है, दूसरी जानिब दोस्ती की पींगे बढ़ाने की जो कोशिशें की जा रही है। इस हवाले से ये खबर और तस्वीर भी है कि 26 जनवरी भारतीय यौम जमहूरिया, कश्मीरियों के यौम स्याह के मौके पर पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेज के हुकाम भारतीय हुकाम के साथ तहाइफ का तबादला करते रहे। पाकिस्तानी कौम ये सोचकर शर्म सी महसूस कर रही है कि हम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर किस मुँह से मनाएंगे। और इसी पर हम बात भी करेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब से। सही साहब जी, एहतिशाम साहब, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। यानी ये जिस तरह हमारे हुक्मरान वो जिस तरह मोस्ट फेवर्ड नेशन करार देने की स्ट्रगल में उसके लिए रेशा ख़त्मी है इंडिया के लिए, जो हमारा, हम तो कहते हैं कि अज़ली दुश्मन है, शुरू दिन से हमारी सालमियत के दरपे और कोई मौका उसने हाथ से जाने नहीं दिया। बिल्कुल सही। तो इस वक्त जो एक लहर पैदा की है हुक्मरान तबकात ने, इसमें
यानी कि इंडिया के साथ दोस्ती की पींगे, तजारत, और अब तो ये कल जो खबर थी कि उससे तेल हासिल करने की इंडिया ने यानी कि पेशकश की थी तेल बरामद करने की, और इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। तो ये मामलात जो है ये हमारी एक जो कौमी यकजहती और कौमी सलामती का जो मामला है उसको भी निगेट कर रहे हैं। सब किसकी वहाँ पर हो रहा है? किसके कहने पर ये सब हो रहा है कि पींगे बढ़ाई जा रही हैं? किसके हमा पे होना है? हुक्मरानों ने किसी और के हमा पे तो नहीं करना ना। हुक्मरानों का तो अपना एजेंडा है ना, उनके अपने मुफादात है। ये एजेंडा पाकिस्तान के एजेंडे से मिलता है या उससे मुखालिफत रखता है? ये तो यानी पाकिस्तान को तहस नहस करने वाला एजेंडा है। ये एजेंडा तो दर हकीकत हमारे दुश्मनों का है, जिससे हमारे हुक्मरान तामन का उनके साथ यानी कि मैसेज देकर उस एजेंडे की तकमील की तरफ ये गामजन होते हैं। मसला कश्मीर को किस हद तक मौजूदा हुकूमत पसे पुश्त डाल चुकी है? साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को तो हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने अपने हल दिए, फिर कश्मीरी मुजाहिदीन को जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया, फिर बाढ़ भी उन्होंने लगवा दी मकबूजा वादी में। अब ये मौजूदा हुकूमत जो कि जमहूरी हुकूमत के दावेदार है, मसला कश्मीर किस हद तक पीछे धकेल चुकी है? आपने मुशर्रफ दौर की बात की, तो मुशर्रफ ने तो 4 ऑप्शन दिए थे। यानी एक फार्मूला उसने पेश किया था अपनी तरफ से कश्मीर के हल का, जिसमें 4 ऑप्शंस थे, और वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो कश्मीर को प्लेट में रखकर इंडिया के हवाले करने वाले थे। तो उस पर तो जाहिर है उनकी तो बातें खिली हुई थी। और मनमोहन ने तो उस वक्त बयान दिया था कि मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब मैं नाश्ता अमृतसर में करूँ, लंच लाहौर में करूँ, डिनर पेशावर में करूँ। तो उसका तो ये अज़ाम थे, यानी वो जो उनका एक मंसूबा है महाभारत का, उसकी तकमील उन्हें नजर आ रही थी मुशर्रफ के उस एजेंडे में। लेकिन मुशर्रफ साहब के नवाज शरीफ साहब को नहीं देखते कि वो भी अमृतसर मैं वो बात करना चाहता हूँ। इल्ला माशाल्लाह हमारी हुकूमती सियासी कायदीन में से किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी। जो कौमी काज था कश्मीर के हवाले से, ख़ासतौर पे कायदे आज़म ने कश्मीर को अगर पाकिस्तान की शाहरग करार दिया तो वो सोच समझ कर ही, इसलिए वो सिर्फ यानी कि नज़रियाती नहीं जोग्राफियाई हवाले से भी कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है कि वहाँ से जो पानी इधर आता है उसकी वजह से ही हमारी धरती सराब होती है ना। अगर वो पानी रोक लिया जाए जिस तरह इंडिया करता है तो हम तो यानी कि वो बियाबान और जंगल की हमारी शक्ल हो जाएगी। और कांग्रेस नवाज लीडर तो आज भी वो बयान दे रहे हैं कि कालाबाग डैम को हमने हमेशा के लिए दफन कर दिया। असफंद जार वली साहब का बयान है, खैबर पीके में शमूलियत या अलग सूबे का फैसला फाटा के अवाम करेंगे सदर अवामी नेशनल पार्टी। और एक और खबर, अमरीकी मुतालबा मुस्तरद, ईरान से गैस पाइपलाइन मनसूबा जरूर मुकम्मल होगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर पाबंदियों का एहतराम करते हैं, ताहम ये मनसूबा उनकी जद में नहीं आता। कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीका से सफारती राब्ते कायम किए हैं और कायम हैं। भारत के एटमी आबदोज लेने से हालात बेहतर नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान को ईरानी गैस ना लेने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं अमरीकी तर्जुमान। एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है, ये सारा कुछ डाल दिया। दूसरी असफंद यार वली साहब अभी भी डटे हुए हैं कि हमने हमेशा के लिए कालाबाग डैम को दफन कर दिया है। देखें जनाब, उनके लिए इससे बड़ी कामयाबी तो कोई हो नहीं सकती कि जो मकसद पूरा करने की ख्वाहिश लिए, हसरत लिए उनके सरहदी गांधी इस जहान से रुखसत हुए, और जो ख्वाहिश उनके बेटे वली खां पूरी नहीं कर पाए वो असफंद यार वली ने अगर पूरी की उनकी वसीयत थी कि आपने इसी तरह के बयानात देने, यही पॉलिसी रखनी है। बयानात क्या, ये सिर्फ बयानात वाली बात नहीं, ये पूरा एजेंडा है पाकिस्तान को मुंतशिर करने का, टुकड़े टुकड़े करके जो इंडिया के अज़ाम थे कि अल्टीमेटली ये हमका हिस्सा बन जाएगा, वो अज़ाम पूरे करने। छोटा सा सवाल, क्या ऐसे लोगों को हुक्मरानी का हक हासिल है? ऐसे लोगों को हुक्मरानी, मैं तो कहता हूँ सियासत का हक हासिल नहीं। आप हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और अदलिया को नोटिस नहीं लेना चाहिए कि इस तरह के जो बयान देते हैं हमारे सियासी रहनुमा, देखिए जब उन पर भी मुस्तकिल पाबंदी लगा दी जाए। जब नैब पे पाबंदी लगी थी तो उस वक्त भी यही मामला था ना। भुट्टो ने जुर्रत कर ली थी, यानी जब पाबंदी लगी थी नैब पे, उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हुए, ANP इन्होंने बनाई। तो इनका एजेंडा तो वही शुरू देर से वही एजेंडा है, और उसी की पैरवी करते हुए अब जाहिर कालाबाग डैम जो है ये किसका, यानी इसको ना बनने देना किसकी ख्वाहिश है, किसका मकसद है, वो तो सीधा सीधा इंडिया चाहता है कि यहाँ
कोई आबी ज़खायर जो हैं इतने मुस्तहकम ना हो कि पाकिस्तान हमारे मुकाबले में आके खड़ा हो। राइट, बिल्कुल सही सही साहब। माजरत के साथ आपको कथा कलामी बर्दाश्त करना पड़ेगी कि हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो नाज़रीन, पंजाब में जो अद्वियात स्कैंडल है उससे होने वाली हलाकतों, फिर अदलिया का नोटिस और पंजाब हुकूमत की जो काविशें हैं और इसमें किस हद तक उसका किरदार, इस पर भी बात करेंगे और आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631219। और नाज़रीन, ब्रेक में जाने से कबल हमने जो बात की थी कि अद्वियात के रिएक्शन से कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, इस पर अदलिया ने नोटिस भी लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि अद्वियात के रिएक्शन से हलाकतों पर अदालत आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। वफाक सूबाई सेक्रेटरी IG पंजाब DGFI दीगर की सोमवार को तलबी इंसानी जानों का ज़िया रोकना हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस बंदयाल और वजारत सेहत से रिपोर्ट तलब भी की गई है। इस वाले से एक और खबर है कि नाकिस अद्वियात से मजीद 5 अफराद जहाँ भाग, 3 फैक्ट्रियाँ सील। सदर ने नोटिस ले लिया। हलाकतें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में हुई। वज़ीर आला की मरीजों को बड़े अस्पतालों में मुंतकिल करने की हिदायत। PIC ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का FIA के साथ ताउन से इनकार। मुआवजों की अदायगी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मोहतरम सईद आसिफ साहब से इस पर बात भी करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त से अगर हम पहले कॉलर हम शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अब्दुल रज़ाक साहब फरमाइए। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी सकाफत और तहजीब के नाम पे जिस तरह के फैशी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती हैं, क्या हुकूमत ने जानबूझ के आंखें क्यों बंद की हैं? जैसे फैशन शो जिसका हमारी तहजीब और सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं। ये तलीमी इदारों में क्या बच्चे को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं या म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए? खुदा के लिए इस मुल्क की सकाफत और तहजीब का डिसाइड तो कर लें कि हमारी तहजीब और सकाफत क्या है, उसके बाद उस पर पाबंदी लगाएं या जो कुछ भी करना है। थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल रज़ाक साहब। अभी हम सवाल पूछते हैं, सुफियान साहब भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब। वालेकुम सलाम सर, आपकी एंकर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत गहरी बातें कर जाते हैं, बातों बात में बहुत पसंद है आप मुझे। थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये जो आप शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मंसूर इजाज आ जाए मेरा मेहमान है, जो 150 बंदा मर गया उसकी इनको कोई शर्म है नहीं है? अगर इनमें थोड़ी सी भी है तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए फौरन। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि मेडिकल का जो मामला है और फिर अद्वियात के रिएक्शन का मामला है, वज़ीर आला पंजाब कितने जिम्मेदार? इसमें देखिए इन्होंने, हमारे मोहतरम कॉलर ने जो ये कहा कि उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए, मैं कल परसों एक प्रोग्राम देख रहा था, इंटरव्यू था शहबाज शरीफ था, उसमें वो खुद कह रहे थे, उन्होंने खुद ये कहा है, यानी कि जिम्मेदारी ओन करने की जहाँ तक बात है ना, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा कसूर इसमें साबित हो जाए तो मैं आज ही कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ। कोई हुक्मरान ऐसा कहता नहीं है अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है ना, तो इस पर भी मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी एक देखना चाहिए। इस वक्त जो सियासत चल रही है ना, ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में अद्वियात पर भी सियासत होती है, बीमारियों पर भी सियासत होती है, कोई कुदरती आफात आ जाती है उन पर भी सियासत होती है, कोई और चीज़ गले पड़ती है तो उस पर भी एक दूसरे पे मलबा डालने वाली सियासत शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि इस्लाह की कोशिश की जाए। तो इसमें जो ये मामला है, ये ज़ाहिर है इसमें लैकनेस तो डेफिनेट है। जो अद्वियात साज फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने ये नाकस अद्वियात तैयार की हैं, उनकी डेफिनेट पकड़ होनी चाहिए और ये सारा थारोली इसका स्टडी होना चाहिए कि कौन कौन किस स्टेज पे कितना कितना जिम्मेदार है। इसमें भी माल इन्वॉल्व है। डेफिनेट इसमें अब देखिए ना, यहाँ ये पंजाब हुकूमत पे यानी कि सियासत इस तरह ये मलबा गिराने की कोशिश की जाती है कि चूँकि वजारत सेहत का कलमदान भी चीफ मिनिस्टर के पास है, तो इसलिए वो तवज्जो नहीं दे पाते। निशान तो है, डेफिनेट है, क्यों उन्होंने रखा हुआ है, डेफिनेट है, सेहत का कलमदान इसका यकीनन उन्हें जवाबदेह होना चाहिए और जवाबदेह हो भी रहे हैं। ज़ाहिर अब ये इशू आया तो वो जवाबदेही हो रहे हैं ना। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो सियासत है ना, सियासत को मुलव्वस नहीं होने देना चाहिए। इस तरह जो असल इशू है वो डी ट्रैक उठ जाता है। जो असल इशू जो एजिटेट करने वाली बात है वो तो ये खोज लगाने की बात है ना कि ये सारी कबाहतें पैदा क्यों हुई है। अब देखिए जिस तरह यानी कि डेंगू फीवर जिस तरह तेज़ी से फैला था और लाखों अफराद उसके विक्टिम हुए थे और सैकड़ों की तादाद में उसमें भी हलाकतें हुई थी, तो उसके बाद ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट ने एक एफर्ट की है उसकी यानी कि तह तक जाने की, खोज लगाने की, और फिर यानी कि खोज लगा के कि जहाँ से मर्ज वो पैदा होता है उस मंबे को ही ख़त्म किया जाए।
तो उस हवाले से अब ये जो मर्ज है, ये जो अब ये PAC का इशू जो खड़ा हुआ, ये भी एक किस्म का ये डेंगू से मिलता जुलता। इसमें भी प्लेटलेट्स कम होती है मरीजों की। डेंगू के मर्ज में भी प्लेटलेट्स कम होती है। इसमें ये वो है कोई ऐसी दवा जिससे वो खून पतला होता है, वो तो जाहिर दिल के मरीजों के लिए होती है ना। ये भी बताया जा रहा है कि हड्डियों के गूदे के अंदर वो दवाई जो है वो बैठ जाती है, हाँ। सांस की प्रॉब्लम, फिर मुंह से खून आना भी शुरू हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम। लेकिन जिम्मेदारी जो है वो किसकी है और किसको सजा मिलनी चाहिए? सही साहब, अब सजा मिलनी चाहिए, तभी मुआशरे में सजा डेफिनेट मिलनी चाहिए। अब हाई कोर्ट ने भी टेकअप कर लिया हुआ है ना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये थारोली इस पर बजाय इसके कि आप एक दूसरे पे मलबा डालें, फेडरल गवर्नमेंट पंजाब को मतून करे, पंजाब हुकूमत फेडरल पे डाले। मेरा ख्याल है मिल के, ये चूंकि इंसानी सेहत का मसला है, इन दोनों हुकूमतों को मिल के खोज लगाना चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए कि असल खराबी कहाँ पैदा हुई और इसका तदारक कैसे हो रहा है। राइट सर, 2 कॉलर हमारे साथ। नैयर सदफ साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे तालीम के साथ हमारा ताल्लुक है, इसलिए मैंने फोन किया कि ये हमें बड़ा अजीब लगता है कि ये नून लीग और ये इमरान खान सियासी जमातें कायदे आजम को अपना आइडियल बनाती है, अपने जलसे जलूसों में इनका पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। सुनामी आ रहा है, अगर सुनामी का मतलब बाढ़ मरासियों को पाकिस्तान बनाना है तो फिर भैया हमें ऐसा सुनामी नहीं चाहिए। पाकिस्तानी इसको इस्लाम की तजर्बागाह बनाने के लिए चाहता, ये नहीं चाहता तालीमी इदारों में नाच गाने शुरू हो जाए, तो फिर क्या रह जाएगा हमारे पास। थैंक यू वेरी मच जी। अभी हम इस पर भी बात करते हैं क्योंकि अब्दुल रज़ाक साहब ने भी इस हवाले से पॉइंट रेज किया था। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सलामत भट्टी अर्ज कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी सलामत साहब फरमाइए। आप दोस्तों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करूंगा। आसिफ साहब को मैं मतलब अप्रिशिएट करूंगा कि अक़लियतों की बात ये करते रहते हैं। तो मैं ये यानी गिला है मेरा कि किसी भी एंकर पर्सन को यानी मिनॉरिटीज के इलेक्शन के मामलात पे आज तक यानी अपना कोई प्रोग्राम ही नहीं किया। और दूसरा ये है कि ये जो अपना बेनजीर साहबा ने 26 फरवरी 1996 को कैबिनेट से मंजूरी ली थी अक़लियतों के लिए डबल वोट की, उसको तो ये हुक्मरानों ने यानी हाईलाइट नहीं किया। तो जो मुशर्रफ साहब ने डबल वोट के नाम पे अक़लियतों से फ्रॉड किया था, उसको 18वीं तरमीम में लाकर फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड कर दिया। ये जो उन्होंने 18वीं तरमीम में अभी किया है, ये आइन की आर्टिकल 226 से मुतसादम है और अक़लियतों को जो नियर अबाउट यानी अपना एक हिस्सा है पाकिस्तान का, उसको सिलेक्शन में डाल दिया और खुद अपने लिए इलेक्शन के मामलात लेते हैं। तो ऐसे मामलात में ये डेमोक्रेटिक लोग जो हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी। सलामत भट्टी साहब, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होना चाहिए। जे सालिक साहब भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं और वो भी इस पर बहुत अपना मौके रखते हैं कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन और वोट का इख्तियार दिया जाए। मैं भी सजेस्ट करूंगा इस फोरम पे कि ये टीवी चैनल्स को जो है ना इस मामले को बिल्कुल टेकअप करना चाहिए। सही साहब, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा गुफ्तगू हमारे इसी प्रोग्राम में इस इशू पर हुई है, लेकिन हुकूमत के कान पर जो नहीं रेंगती इसके बावजूद। हाँ सही बात है, सही बात है। इसमें अब जो इनके गिले शिकवे हैं हमारी मसीही बरादरी के, और ख़ास तौर पे ये यानी कि डबल वोट के हवाले से कि ये राइट था फिर ख़त्म हो गया राइट, तो इस बारे में ज़ाहिर है इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की ज़रूरत है। राइट, अब बात कर लेते हैं सकाफत के बारे में। हमारे 2 मौजूद स्कॉलर नैयर सदफ साहिबा और अब्दुल रज़ाक साहब ने ये बात की। एक तो मल्टी नेशनल कंपनीज की बात हुई, फिर सकाफत के नाम पर जो नाच गाना इस वक्त जारी है, बेहुदा फैशन शोज जारी हैं और फिर बेहंगम किस्म के म्यूजिकल शोज होते हैं। जी जी, ये क्या हमारी सकाफत है? बिल्कुल नहीं, हमारी सकाफत नहीं। असल में ये भी मैं तो ये कहता हूँ कि ये बैरूनी एजेंडा है, एक माफिया है जो यहाँ यानी कि एक नशे में इस कौम को मुब्तला करके, ये भी एक नशा ही है ना, ये जिस तरह ये नाच कूद की तरफ राग़ब करना। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मोबाइल में भी और कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए जो जितनी कमाते हैं वो ठीक है, उसका एक तालीमी पर्पज़ भी है, उसमें एजुकेशन भी है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी कमाते हैं ना वो प्रीवेल कर रही है इस वक्त हमारी सोसाइटी में। तो ये बदकिस्मती है। वैसे अभी देखिए अब यानी कि ये जो दोहरा मेयार सामने आया हमारे अपने, यानी कि इसमें क्या हुकूमत है और क्या अपोजिशन है, सब एक ही यानी कि वो क्या कहते हैं, एक ही हमाम में सारे नंगे नज़र आते हैं ना इसमें। कि एक करारदाद पंजाब असम्बली में पेश हुई, वो तो दर्द दिल के साथ वो खातून ने जो करारदाद पेश की थी,
तो वो मंजूर भी इसी पस मंज़र में हुई कि वाकई ये एक कबाहत है तालीमी इदारों में, जो ये नाच गाने वाले ये मामला जो है इससे जाहिर है। फिर एक तालीमी इदारे ने जो फंक्शन कराया था उसी पस मंज़र में हुई थी, उसकी भी अभी तक कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी। सही बात है। तो इसमें वो करारदाद की हद तक तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा कबाहत नहीं थी जिसका करारदाद मंजूर हुई थी, उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट भी होने देना चाहिए था। लेकिन समझ से बाहर है कि खुद डिफेंसिव हो गए हमारे हुक्मरान। बिल्कुल सही। हुकूमत जो है मुस्लिम लीग की हुकूमत है ना यहाँ, और अगर ये खुद को कायदे आज़म का पैरोकार कहते हैं, इस्लामी शायर का पैरोकार कहते हैं, तो इसमें इन्हें देखना चाहिए कि अगर तालीमी इदारों में ऐसी बेहंगम सूरत हाल पैदा हो रही है, मादर पिदर आज़ाद कल्चर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके तदारक के लिए अगर असम्बली के फोरम पे एक बात आई है तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए था इन्हें, लेकिन बजाय इसके कि उसको सपोर्ट करें, एक यानी कि वही लादीन अनासर जो प्रीवेल कर रहे हैं उनके ज़ेर असर आके इन्होंने फिर नज़रियाती जंग जारी है और गैर नज़रियाती लोग जो हैं वो नज़रिया पाकिस्तान की मुखालफत और इस्लाम की भी मुखालफत जारी रखे हुए हैं, और ये जंग जो है वो जारी रहेगी। और कुछ मज़ीद कॉलर भी हम शामिल करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारी मोहतरम कॉलर हैं फरजाना साहिबा हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 3 का टोला इकट्ठा हुआ है, MQM, ANP और पीपल पार्टी। ANP ने काला बाग डैम नहीं बनने दिया, MQM ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, और पीपल पार्टी ने जो किया है वो सबके सामने है। नंबर 2 में ये कहना चाहूंगी कि क्या ये जीना मरना जो है ये अल्लाह ताला का काम है। अब आप एक बंदे को पीछे ना पड़ जाएं कि वो उनके दौर में ये चीजें हुई, ये बहुत सख्त गुनाह है, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ। बिल्कुल, ये बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। इस पर हम अभी बात भी करते हैं। अब्दुल्ला साहब की कॉल भी शामिल कर लेते हैं पाकपतन से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल्ला साहब, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी हमारी बदबख्ती ये है कि ये ऐसे हुक्मरान आके बैठ गए हैं कि जिनको यही नहीं पता कि हमारे आम आदमी के मसाइल क्या हैं। कभी ये इसी तरफ हमें ले जाते हैं, कभी किसी असल इशू पे आते ही नहीं कि गरीब आदमी का जीना इन्होंने हराम कर दिया है। 16 से 18 घंटे की लाइट। अभी आप देखें कि शहरों में ये हाल है। हमारे इलाके से, हम शहर में रहते हैं, बिल्कुल शहर के वस्त में, और चौक में जो फार एवर 24 घंटे चलता है, वहां से ट्रांसफार्मर उतार के ले गए चोरी करके लोग। ये देखे कितनी बदकिस्मती इस मुल्क की कि ये हालात कर दिए लोगों ने, इन हुक्मरानों को। खुदारा मेरी इन हुक्मरानों से गुजारिश है कि ये रिजाइन करे और इस मुल्क पे रहम खाएं। ये कोई कहता है मैं स्वामी ला रहा हूँ, कोई कुछ कहता है, ये सब झूठ है। ये यूदी लाबी का सारा किया हुआ इस मुल्क पे है। कभी हमारी तालीम में सोनिया गांधी से किसी ने कहा ना कि पाकिस्तान पे हमला करो, तो उसने कहा हमें हमला करने की जरूरत ही नहीं, हमने तो अपना कल्चर जो पाकिस्तान में दे दिया है, गाना बजाना, ये नाच गाना, क्या ये हमारा कल्चर है? हमारे पहले नंबर तो ये तालीमी जो हमारा सारा उसको एक करे। कहीं पे इंग्लिश है मीडियम है, कभी पे उर्दू मीडियम है, कभी पे अरबी मीडियम है। पहले तो हमें एक तालीमी इदारे जो कोरस है हमारा वो एक होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। पहले उस पर तो आए, खुदारा कुछ तो खौफ खाए इस मुल्क पे। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल्ला साहब। और सकाफत के हवाले से भी उन्होंने पॉइंट रेज किया, और आजकल सुरों की जंग की बात की जाती है सकाफत के नाम पर। और हमारे नौजवान नस्ल को अरफा करीम जो है वो चंद दिन याद रही, लेकिन उसके बाद भुला दिया गया है। लेकिन ये नाचने गाने वाले और गाने वालियां जो हैं ये याद हैं, और सुरों की जंग के नाम पर मुल्क को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। देखिए शाम साहब, ये अब्दुल्ला साहब इनका नाम था जो हमारे कॉलर, तो इन्होंने बहुत अच्छी एक जो टू द पॉइंट जो इस वक्त मुल्क फेस कर रहे हैं, जिन मसाइब से गुजर रहे हैं, उनकी निशानदेही की इन्होंने। और ये जो एजेंडा है ना, ये नाच गाने का और मादर पिदर आज़ाद कल्चर का, ये सूट करता है हुक्मरानों को, इसलिए जिस तरह इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि असल मसाइल तो हमारे रोटी रोज़गार के मसाइल है ना। तो अवाम तो मुस्तरब हैं कि उनको ना रोज़गार मिलता है, ना रोटी मिलती है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। तो जो मुस्तरब अवाम है वो तो तहिया तूफ़ान किए बैठे हैं ना। अब इस तूफ़ान के आगे बंद बांधने के लिए हुक्मरानों ने भी अपना ये एजेंडा बनाया है कि इस कौम को जो है, नई नस्ल को नाच गाने की तरफ लगा दो, भुला दो, यानी कि ये इनकी तवज्जो ही ना जाए असल मसाइल की तरफ और हुक्मरानों की तरफ आंख उठाने और दीन से जितना दूर कर सकते हो इसको दीन से दूर कर दो। यही एजेंडा हुक्मरानों का है, यही एजेंडा हमारे
जो हनूदो यहूदो नज़ारा जो कूते हैं मुस्लिम उम्मा के दरपैर, मीडिया पर भी मुसल्लत है ये। बिल्कुल, ये सब इनका एजेंडा है कि इसको बतौर कौम जो है ना तहस नहस कर दो, इसका वजूद ख़त्म कर दो। तो मेरा ख्याल है ये एक कौमी शऊर की बात है, पूरी कौम को यकजहत होकर इसके लिए हम आवाज़ होना चाहिए। और ये मौका है, जाहिर है अगर हमारे हुक्मरानों का ये एजेंडा है कि उन्होंने लादीन कल्चर को यहाँ फ़रोग देना है, तो फिर हमारा ये बतौर कौम एजेंडा होना चाहिए कि ऐसे हुक्मरानों को यहाँ मुसल्लत नहीं होने देना। सब अरफा करीम की मुख्तसर ज़िंदगी थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े कारनामे। आप समझते हैं कि उनकी मुख्तसर ज़िंदगी का पैगाम क्या है हमारे नौजवानों के लिए? जिस तरह अपने इरशाद साहब मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अगर इसको तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिस तरह अरफा करीम ने इस्तेमाल किया, तो मेरे ख्याल है इससे बड़ी इस हमारे मुल्क के लिए नेमत गैर मुतरकबा होगी वो हमारे लिए, कि ऐसे ऐसे ज़रखेज़ ज़हन मौजूद हैं लेकिन उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया नहीं जाता, उन्हें इंसेंटिव नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही। ये तो एक मिसाल है अरफा करीम की। मैं तो कहता हूँ पता नहीं यहाँ हज़ारों लाखों ऐसी बच्चियाँ बच्चे होंगे जिनके जहन इसी तरह ज़रखेज़ होंगे। उन्हें कम से कम माहौल तो दें, उन्हें ऐसे मौके तो मुहैया करें कि वो अपने जहन की अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें। ऐसे तो कईयों को मौके ही नहीं मिलते। और यही एजुकेशन सिस्टम की जो बात कर रहे थे, ये जिस तरह यानी कि एक दोहरा निज़ाम तालीम है कि यानी कि आम आदमी के लिए बेचारे के लिए वो तो तसव्वुर भी अब नहीं कर सकता अच्छी तालीम हासिल करने का, जिस तरह जितनी महंगी तालीम होगी। तो इसको मेरा ख्याल है ये वाकई सही बात है कि हमारा निज़ाम तालीम जो है अगर इसमें इस्लाह कर लीजिए, इसको यकसा कर दिया जाए सबके लिए, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक नेकी का काम भी होगा और इस्लाह भी होगी इससे, और मुआशरा जो है एक अच्छी फुटिंग पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया सईद आसिफ साहब ने कि निज़ाम तालीम यकसा होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को अपने मंशूर में ये बात लिख लेनी चाहिए, शामिल कर लेनी चाहिए कि इस मुल्क में निज़ाम तालीम सबके लिए यकसा होगा। कोई जो है वो गैर मुताबिकत रखने वाला और कहीं ऊंचा और कहीं नीचा निज़ाम तालीम नहीं होगा। कौमी ज़ुबान उर्दू में तालीम अगर दी जाए तो हमारे मुल्क में हर बच्चा जो है वो अरफा करीम जैसा बच्चा हो सकता है, और हमें तवज्जो भी तालीम पर ही देनी चाहिए। कॉलर्स के मशकूर हैं। बढ़ते हैं आज के नए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम फ़िक्र ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब का कॉलम है। इन्होंने लिखा है कि मौजूदा साल के मुतवक्के बैनुल-अक़वामी खदोखाल और पाकिस्तान। लिखते हैं कि यूरोप के कर्जों का बहरान अब मजीद गंभीर हो चुका है। कहा यह जाता है कि यूरोप में अब मालियाती बम फटने शुरू हो गए हैं। 13 जनवरी को जब अमरीकी फाइनेंशियल मार्केट बंद हुई तो 9 यूरोपीय ममालिक की क्रेडिट रेटिंग धड़ाम करके ऐसी गिरी कि पूरे यूरोप की मालियाती मंडियों में तहलका मच गया। हैरानगी की बात यह है कि इन ममालिक में फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे बहुत अहम ममालिक भी शामिल है जिनकी क्रेडिट रेटिंग AAA से नीचे जा गिरी। जब किसी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग गिरती है तो दूसरे ममालिक और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे उनको अव्वल तो कर्जा देने से इनकारी हो जाते हैं या फिर कर्जे पर सूद की शरह को बढ़ा देते हैं। जब इन ममालिक को कर्जे नहीं मिलते या महंगे कर्जे मिलते हैं तो इन ममालिक के तरक्याती मंसूबे बंद हो जाते हैं, बेरोजगारी जन्म लेती है। इस तरह माली और मुआशी मामलात और दिगरगू हो जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि दुनिया अब एक ज़बरदस्त ग्लोबल डिप यानी ग्लोबल रिसेशन में दाखिल होने वाली है। क्रेडिट रेटिंग माजी में भी गिरती रही है, लेकिन 13 जनवरी को जो कुछ हुआ इसकी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती। इस पर हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। जो यूरोप इस वक्त मंदी की लपेट में है, रिसेशन की लपेट में है। सही साहब क्या कहना चाहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब की कॉलम पर और इस सूरत हाल पर? इसमें देखिए मेरा ख्याल है जो एक तहरीक इस वक्त चली हुई है पूरी दुनिया में, वो वॉल स्ट्रीट की जो तहरीक थी, तो इसका पस मंज़र भी यही इक़्तिसादी बदहाली था। इसमें यानी कि इसमें जो एक मोनोपोली थी सरमायादार तबकात की, उसमें जो अमेरिका ख़ास तौर पे अमेरिका ने जो जिस तरह एक यानी कि मामला शुरू किया यानी मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ क्रूसीड अपनी शुरू करके और सारे वसाइल उसमें झोंके, इस वजह से जो इक़्तिसादी नाहमवारी की फ़िज़ा पैदा हुई। और मेरा ख़्याल है अमेरिका जो है यानी कि वो हम कहते हैं कि आज खुद सुपर पावर है वो, लेकिन अब जिन हालात का उसे सामना इक़्तिसादी तौर पे ख़ास तौर पे जिस तरह उसने अपनी दौलत ज़ाय की है, ये बेकार की जंगों में तहस नहस करने की और इंसानी खून बहाने की जो उसके अज़ायम थे, उसमें जितना सरमाया उसने अपने मईशत का इधर लगाया
तो उसमें ज़ाहिर अब वहाँ भी एक क्राइसिस है, अमेरिका की मईशत में भी क्राइसिस है और वहाँ के अवाम में जो बेदारी की लहर इसी पस मंज़र में पैदा हुई थी। और अब देखिए वो बेदारी जब लहर चलते चलते कहाँ तक जा पहुँची, कहाँ किन किन हदों को छू रही है वो, तो ये वाकई इसमें ये देखने वाली बात है कि अगर यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशतें इस तरह डूब रही हैं तो इसका कितना मनफी असर हमारे जैसे मुआशरों पे पड़ेगा जो तरक्की पजीर जो अभी उठ ही नहीं पा रहे अभी तक। तो ये वाकई जनरल क़य्यूम साहब ने एक अच्छा एजिटेट किया है, इंफॉर्मेटिव है, इनका आर्टिकल पढ़ने वाला है, तो इसमें ज़ाहिर इबरत की भी कई निशान है और सबक लेने के भी कई। बिल्कुल सही। और सईद आसिफ साहब का तजिया आपने कॉलम पर मुलाहिज़ा फरमाया। बढ़ेंगे आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। नज़र आज का नवाब वक्त इदारिया है कि पाकिस्तान का ईरान से तेल ना खरीदने का इंदिया और हमें पेट्रोल और डीजल बरामद करने की भारतीय पेशकश, भारत के साथ तिजारत मुल्की सलामती इसके हाथ में देने का सौदा होगा। पाकिस्तान और भारत ने तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में पाकिस्तान और भारत के वज़राए तवानाई ने बाहमी मुलाकात के बाद ऐलान किया है कि दोनों ममालिक तुर्कमानिस्तान के गैस फील्ड को तरक्की देने के हवाले से मुश्तरका इक़दाम करेंगे। मुलाकात में भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल बरामद करने की पेशकश की गई और कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से तवील अरसे तक तेल हासिल करने की जमानत की सूरत में मुकामी रिफाइनरीज पाकिस्तान तक पाइपलाइन की तामीर के इम्कान का जायजा ले सकती हैं। आखिरी लाइन है कि इस तनाजुर में भारत के साथ बजरिया तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा करना और इसकी पेट्रोल और डीजल बरामद करने की पेशकश कबूल करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने और मुल्क की सलामती को संगीन खतरात में डालने के मुतरादिफ होगा। और इदारे पर मजीद राय भी हम मोहतरम सईद आसिफ साहब से लेंगे। जी, इसमें देखिए ये इंडिया तो पूरी कामयाबी से जितनी चालें शातराना चालें हमारी सालमियत के खिलाफ वो चल रहा है, उसमें कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को अकल नहीं आ रही। अभी तक वो ये सोच नहीं पा रहे कि वो दोस्ती के बेस में हमारे साथ किस तरह दुश्मनी कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली जो पॉलिसी है किस तरह उसको फ़रोग दे रहा है। जी। अब अभी देखिए इसमें यानी कि वो तकरीबन कामयाब हो चुका है वो कि ईरान से हम गैस लेने की जो एक मामला था कामयाबी से जो चल रहा था अभी तक वो मुआहदा मौजूद भी है और ईरानी सदर ने कहा था कि पाकिस्तान किसी किस्म की धमकियों में ना आए। जी जी बिल्कुल। उसमें देखिए इंडिया उसमें भी कामयाब हुआ। अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान से गैस ले। अभी कल एक खबर चल भी रही थी कि इसका तोड़ करने के लिए अमेरिका शायद खुद पाकिस्तान को सस्ती गैस मुहैया करने का इरादा रखता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेगा भी, हमारी सहूलत के लिए वो कोई स्टेप लेगा, लेकिन हमारे हुक्मरानों को खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारा मुफाद इसमें है, हमें सस्ती गैस, सस्ती बिजली, सस्ता तेल ईरान से मिल सकता है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, उसकी मुआवनत से अगर हम अपने तवानाई के बहरान पे काबू पा सकते हैं तो क्यों हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए? क्या सिर्फ अमेरिका की खातिर हमने अपने कौमी मुफादात का भी को लपेटने का भी अज़म किया हुआ है? तो ज़ाहिर अमेरिका और इंडिया के जो मुफादात हैं वो तो यही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबल रखा जाए। इसमें वो बड़ी कामयाबी से वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और ये जो एक ट्रैप जो है यानी इंडिया ने जो पेशकश की कि आप हमसे तेल और डीजल ले लें, तो ये भी एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम फंस गए तो फिर उसकी गुलामी के शिकंजे में जकड़े जाएंगे, वो हमारी मईशत पे काबज हो जाएगा इंडिया का। मेरा ख्याल है इसको देखना चाहिए। बिल्कुल सही। और मुल्क के मुफाद में फैसले करने चाहिए। सईद आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत आम मौजूद पर आपने गुफ्तगू फरमाई। थैंक यू वेरी मच सर। और इंशाल्लाह निशस्त में भी आपसे बात होगी। कायद-ए-आज़म के फरमान से पहले नाज़रीन ने एक छोटी सी खबर, हाफिज सईद साहब का बयान है कि कश्मीरी पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते सीनों पर गोलियां खा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तानी हुक्मरानों की यकतरफा दोस्ती का नतीजा है। इस पर भी गौर कीजिएगा। और आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहूँगा कि ईमानदारी और खुलूस दिल से काम कीजिए, काम और ज़्यादा काम। आपके ज़मीर से बड़ी कोई कुव्वत रुए ज़मीन पर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब आप खुदा के रूबरू पेश हों तो आप पूरे एतमाद से कह सकें कि मैंने अपना फ़र्ज़ इंतहाई ईमानदारी, वफादारी और समीम क़ल्ब से अंजाम दिया था। अफसरान हुकूमत से खिताब, सिब्बी 14 फरवरी सन 19
48 और इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये मेरे लिए भी, अफसरान के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, हम सब के लिए मिशल राह है। नाज़रीन, एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।